चलिए आज हम लोग बात करेंगे सॉइल वाटर कांस्टेंट के बारे में। कल हम लोग देखे थे वाटर मूवमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में वाटर का मूवमेंट कैसे कैसे होता है ये हम लोग देखे थे। देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट देखे थे हम लोग, सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो और वेपर फ्लो देखे थे। उसी कहानी में मैं आप लोगों को सॉइल कांस्टेंट के बारे में भी कुछ बताया था। तो एक बात आप लोग समझिए, थोड़ा सा पहले इसके लिए हम लोग बेस बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होता है कहानी में। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉइल का सरफेस है। क्या है? सॉइल का सरफेस है। इसको आप लोग सॉइल सरफेस समझेंगे। ठीक है, सॉइल के सरफेस के नीचे अगर मैं चला जाता हूं तो यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा रूट जोन। इतने को क्या बोलता हूं मैं? रूट जोन बोलता हूं। ठीक है, दो हमको चीजें मिल गया, एक मिल गया सॉइल के सरफेस एरिया और एक हमको क्या मिला? रूट जोन। अगर मैं यहाँ पर क्रॉप लगाना चाहूंगा तो ये यहीं तक इसके रूट जोन आएंगे। इसको हम लोग टेक्निकली भाषा में क्या बोल सकते हैं? राइजोस्फीयर भी बोल सकते हैं। और ये जो सॉइल का सतह दिख रहा है ये हमको अनसैचुरेटेड सॉइल है। कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉइल। मतलब या तो फिर उसके माइक्रोपोर में पानी होगा या तो फिर उसके दोनों पोर स्पेस क्या है? खाली है। तब यहाँ पर वाटर के मूवमेंट कैसे कैसे होगा इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग वाटर अप्लाई करेंगे अपने फील्ड पर तब वाटर कैसे कैसे यहाँ पर मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल वाटर कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोले हैं। इसको मैं काइंड्स ऑफ वाटर भी बोल सकता हूँ, मृदा पर पानी की गति भी बोल सकता हूँ, या सॉइल वाटर रिलेशनशिप भी बोल सकता हूँ। मृदा पर पानी का कैसा रिलेशनशिप है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन अगर रियली में इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सॉइल वाटर कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे अगर, तो मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास कोई पानी के स्रोत आ गए। हमारे पास ये सॉइल जो था वो अनसैचुरेटेड था, मतलब सूखा मिट्टी था। ठीक है, और इस सूखे मिट्टी पर हमारे पास कोई पानी के अगर स्रोत आ जाते हैं, कोई नल हम लोग लगा दिए, इरिगेशन कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं तो नल के द्वारा ही पानी डालेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग पानी डालेंगे, नल को मैं ओपन करूंगा यहाँ पर, तो नल को ओपन करूंगा तो यहाँ पर सतह पर पानी गिरने लगेगा। और जब ये हमारा मिट्टी जब सूखा होगा तो सबसे पहले ये हमारा पोर्शन जो होगा क्या होने लगेगा? पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? हमारा सॉइल क्या करने लगेगा? पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो जब वो पानी को पहली बार एब्जॉर्ब करता है, कोई भी सतह जो होगा पानी को पहली बार क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। कल के क्लास में हम लोग देखे थे, क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कह रहे थे। तो ये वाला प्रक्रिया जो होगा इसको मैं इनफिल्ट्रेशन कह दूं। इसको क्या कह देता हूं मैं? इनफिल्ट्रेशन कह देता हूं। इनफिल्ट्रेशन कह दिया। जैसे ही हमारे पास पानी यहाँ पर गिरेगा, पानी जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहे? इनफिल्ट्रेशन। अब इस नल को मैं चालू ही रखता हूँ, इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हो जाएगा। ऊपर का जैसे ही मिट्टी भीगेगा और वो पानी अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण क्या होने लगेगा? धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगेगा। तो यही पानी जब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर्कोलेशन। क्या कहते हैं? पर्कोलेशन। अब यहाँ पर हम लोग पानी डाल रहे होंगे तो धीरे धीरे पानी क्या होगा? नीचे की तरफ आने लगेगा। भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेगा वहां पर, मेट्रिक पोटेंशियल लगेगा वहां पर, साथ ही साथ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इस पानी को हम लोग क्या कह देते हैं? क्या कहेंगे? पर्कोलेशन कहेंगे। ये मैंने क्या कह दिया? इसको पर्कोलेशन कह दिया। जब पानी नीचे की तरफ आया तो हम देखते हैं कि ये राइजोस्फीयर जो है, इसी राइजोस्फीयर पर हमारे पास क्या रहता है? न्यूट्रिएंट रहता है। ये मैं बताया था आप लोगों को, सूखे अवस्था पर क्या था? राइजोस्फीयर पर बहुत सारे हमको न्यूट्रिएंट देखने के लिए मिल रहा था। मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। जब मिट्टी सूखा रहेगा तो ये न्यूट्रिएंट क्या रहेगा? सूखा अवस्था में रहेगा। जैसे मैं पानी चालू करूंगा, पानी इनफिल्ट्रेशन होगा, पर्कोलेशन होगा, और यहाँ पर जब पानी आ जाएगा तो ये न्यूट्रिएंट क्या करता है? न्यूट्रिएंट आकर के वहां पर घुलने लगेगा, उस पर सॉल्यूशन बनाने लगेगा। अब जब ये सॉल्यूशन बना लेगा तो ये पानी तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण नीचे आएगा ही, उसके साथ सॉल्यूशन भी क्या होने लगेगा? नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जब न्यूट्रिएंट के साथ साथ पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी नीचे की तरफ जाने लगेगा, ये न्यूट्रिएंट भी नीचे आएगा। अब न्यूट्रिएंट भी क्या होने लगेगा? नीचे आने लगेगा। साथ ही साथ ये जो पानी है ये भी क्या होने लगेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगेंगे। क्या करेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगेंगे। तो जब न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारा वाटर भी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। तो इसको मैं क्या कह देता हूं? लीचिंग कह देता हूं। लीचिंग हो गया। ये तीनों कहानी हम लोग देख लेते हैं। पहले इनफिल्ट्रेशन हुआ था, फिर पर्कुलेशन हुआ था, फिर क्या हुआ था? लीचिंग हुआ था। तो ये पानी नीचे की तरफ तो गति कर ही रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट तो हो ही रहा है। तो क्या पानी बस डाउनवर्ड मूवमेंट करता है? क्या पानी सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा होता है?
पानी जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने के साथ साथ हॉरिजेंटल मूवमेंट भी करता है। क्या करता है? हॉरिजेंटल मूवमेंट। तो जब ये वाटर हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ जाने के साथ साथ, ये नीचे की तरफ तो आएगा ही साथ वो अगर हमारे सॉइल के नीचे से हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रहा होगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले थे? सीपेज बोले थे। क्या बोले थे? सीपेज बोले थे। तो ये सीपेज होगा, यहाँ पर क्या होगा? सीपेज होगा। और हमारे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सीपेज जो है हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है? ज्यादा हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होगा? जैसे कि हमारे पास ये कोई सिंचाई की नाली है, समझ लेना, और इस सिंचाई के नाली में मैं भेजता हूँ 1 लाख लीटर पानी। कितना लीटर पानी भेज दिया? 1 लाख लीटर पानी भेज दिया। तो अगर मैं ये स्ट्रीम से 1 लाख लीटर पानी भेजा हूं तो नहर के द्वारा सीधा खेत पर 1 लाख लीटर पानी पहुंचना चाहिए। तो क्या हमारे खेतों तक 1 लाख लीटर पानी पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। ये नाली से सीपेज होकर के जो हमारे नहर के बाजू में जो खेत होगा, वहां के खेतों पर क्या हो जाएगा? ये अपने आप पानी पहुंच जाएगा। मतलब जहां पर हमको पानी भेजना था वहां तक ये पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि इरिगेशन चैनल से हमारे पास जो सिंचाई की नाली है या नहर है, वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की नुकसान किसके द्वारा होता है? तो सीपेज के द्वारा ही सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? नुकसान होगा। क्योंकि जहां पर हम पानी भेजना चाह रहे हैं वहां तक वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। भाई नहर पर पानी या तो फिर नहर पर ही रहना चाहिए। तो आजकल के नहर को हम लोग क्या कर देते हैं? नीचे वाला एरिया जो है उसको कंक्रीट कर देते हैं। लीचिंग लॉसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? कंक्रीट कर दिए हैं। लेकिन बाजू के एरिया को तो हम लोग नहीं किए हैं। बाजू के एरिया को नहीं किए तो बाजू से क्या होता है? वो नहर के जो मेड़ बना हुआ है, उस मेड़ से पानी क्या हो जाता है? बाहर की तरफ चला जाता है। तो सीपेज के कारण नुकसान होता है। किसके कारण? सीपेज के कारण। तो पानी 3 बार मूवमेंट कर लिया, इनफिल्ट्रेशन भी हो गया, पर्कोलेशन भी हो गया, सीपेज भी हो गया और लीचिंग भी होगा। अगर इस खेत पर मैं और ज्यादा पानी डालता हूँ, इस खेत पर क्या करता हूँ मैं? और ज्यादा मात्रा में पानी डालता हूँ, तो जितना पानी है इसको एब्जॉर्ब करना होगा, इसका रेट जितना होगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जितना होगा, उतना पानी तो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर अभी तक मैं नल को बंद नहीं किया हूं, ठीक है, तो पानी क्या होने लगेगा? अब सतह पर भरने लगेगा। क्या होने लगेगा? सतह पर भरने लगेगा। ऊपर में आएगा कि नहीं आएगा? ये पानी ऊपर पर आने लगेगा। और जिस तरफ ये पानी ढलान होगा, जिस तरफ क्या होगा? ढलान होगा, उस तरफ ये पानी क्या होने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। तो जब सतह के ऊपर से हॉरिजेंटल फ्लो होगा तब उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ। क्या कहेंगे? रन ऑफ। तो ये वाला जो प्रक्रिया होगा इसको मैं क्या कहूंगा? रन ऑफ कहूंगा। ये वाला प्रक्रिया क्या कहता हूं? रन ऑफ। तो सतह के ऊपर में जब बहेगा हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो क्या होगा? रन ऑफ होगा। और सतह के नीचे जब हॉरिजेंटल फ्लो होगा क्या होगा? वो सीपेज होगा। तो दोनों में कुछ ही डिफरेंस है। जब नीचे से अगर मैं बोलता हूं वाटर मूवमेंट, सॉरी, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सॉइल बोलता हूं तो हो जाएगा सीपेज। और अगर मैं क्या बोलता हूं? हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन दी सॉइल, क्या बोलता हूं मैं? ऑन दी सॉइल। सॉइल के ऊपर से अगर हम लोग का पानी बह करके जा रहा है तो क्या कहलाएगा? रन ऑफ कहलाएगा। और ये दोनों जो है एग्रीकल्चर के लिए हानिकारक है। एग्रीकल्चर के लिए क्या है? हानिकारक है। सीपेज के द्वारा होगा तो हमारे नहर के द्वारा पानी का नुकसान होगा। ठीक है। और अगर ज्यादा रेनफॉल हो गया तो ज्यादा रेनफॉल होगा तो हमारा, या भाई 1 लीटर पानी गिरता है तो 1 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है 1 घंटे में, मान के चलिए। अगर उस 1 घंटे में मैं 2 लीटर पानी छोड़ दिया तो 2 लीटर पानी को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा नहीं, तो 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा? बह करके दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो वर्षा के द्वारा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की नुकसान होता है, रेनफॉल का जो वाटर सबसे ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है, किसके कारण? रन ऑफ के कारण। तो 2 क्वेश्चन मिल गए हम लोगों के यहाँ से। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कि नहर के द्वारा सबसे ज्यादा पानी का नुकसान किसके कारण होगा? सीपेज के कारण। और वर्षा के द्वारा सबसे ज्यादा पानी का नुकसान किसके कारण होगा? रन ऑफ के कारण। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन अगर वो पूछेगा कि पानी का जब सबसे पहली बार एब्जॉर्ब करता है, हमारा जो मिट्टी पानी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। और जब पानी नीचे की तरफ जा रहा होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा होगा, उसको क्या कहेंगे? पर्कोलेशन कहेंगे। पानी के साथ साथ जब पोषक तत्व नीचे की तरफ जाएंगे तो लीचिंग कहलाएगा। और जब पानी नीचे की तरफ गति, बाजू की तरफ गति कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? सीपेज कहेंगे। इतना तो आगे हम लोगों को समझ में, यही हम लोग कल देखे थे। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि पानी को मैं चालू किया था उस समय पर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 0। भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी रहेगा जिस समय मैं नल को चालू रखूंगा। ध्यान से समझिएगा इसको। जिस समय मैं नल को चालू करूंगा उसी समय पर हमारे खेत पर सबसे ज्यादा मात्रा पर पानी होगा। ठीक है। जिस समय पर मैं नल को चालू कर दिया उसी समय पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में, कुछ समय तक हमारे खेत पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होगा। उसके बाद ये जब हमारे खेत पर इतना सारा पानी जब भर जाता है, जितना 5 सेंटीमीटर में पानी डालना था 5 सेंटीमीटर पानी डाल दिया, तो यहाँ तक हमारे खेत पर पर्याप्त मात्रा में पानी दिख रहा है। ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग वाटर लॉगिंग कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर माइक्रोपोर पर भी पानी भरा होगा और माइक्रोपोर पर भी पानी भरा होगा, माइक्रोपोर पर भरिया और माइक्रोपोर पर भी पानी भरा होगा। फिर हम लोग सैचुरेटेड फ्लो पर क्या देखे थे कि माइक्रोपोर का जो पानी था, माइक्रोपोर का जो पानी था वो ग्रेविटी फोर्सेस के कारण धीरे धीरे कहां पर चला जाता है? नीचे पर चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बताऊं कि ये हमारे पास माइक्रोपोर है, क्या है?
माइक्रोपोर है। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो हमको पता है कि माइक्रोपोर का जो पानी है वो क्या हो जाता है, ग्रेविटी पोटेंशियल के कारण नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है माइक्रोपोर में भी, तो ये माइक्रोपोर का पानी ये नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है ना, ये जब पानी धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है तो इसी पानी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ये किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो इसको मैं ग्रेविटी वाटर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, ग्रेविटी वाटर। या तो इसी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जल। क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण जल कहेंगे या गुरुत्वीय जल कह देंगे। ऐसा पानी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे खेतों की सतह पर ना होकर के, रूट जोन तक ना होकर के, रूट जोन के जब वो नीचे चला जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय जल कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे, गुरुत्वीय जल। तो इसको मैं गुरुत्वीय जल कह दूं, क्या कह दूं, गुरुत्वीय जल। तो इसको मैं कह देता हूं क्या, ग्रेविटी, ग्रेविटी वाटर। ये मैंने क्या कह दिया, ग्रेविटी वाटर कह दिया। ऐसे पानी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ चला जाता है इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी वाटर। मतलब हमको एक पानी मिल गया, ऐसा पानी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे खेतों पर ना होकर के खेत की निचली सतह पर चला जाता है, क्या कहलाएगा, वो ग्रेविटी वाटर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं पानी डाला था, यहाँ पर आकर के 0.33 पर क्या करेंगे हम लोग, पानी डालना बंद कर देंगे। ठीक है, यहीं पर क्या किया था, मैं पानी डालना बंद कर दिया था। मेरे खेत पर पर्याप्त मात्रा में पानी हो गया था, मैं पानी डालना बंद कर दिया। उसके बाद जो पानी नीचे जाना था वो पानी नीचे चला जाएगा। उसके बाद तो हमारे खेत पर कुछ पानी बचा रहेगा, उसके बाद हमारे खेत पर क्या होगा, कुछ मात्रा में पानी बचा होगा। ये हमारे खेतों पर कुछ मात्रा में पानी बचा ही रहेगा। भाई माइक्रोपोर का पानी नीचे जाएगा, माइक्रोपोर का पानी क्या होगा, नीचे जाएगा, लेकिन ये माइक्रोपोर का पानी तो बचा रहेगा। माइक्रोपोर का पानी क्या होगा, हमारे खेतों पर बचा रहेगा। तो ये माइक्रोपोर का पानी हमारे खेतों पर क्या है, बचा हुआ है, समझ लेंगे। यहाँ पर पानी बचा हुआ है। आप लोग इसको दिन में समझिए, मैं शून्य दिन में पानी चालू किया, एक दिन तक पानी भर के रखा, समझ लेंगे। या दोपहर तक के पानी भर के, दोपहर तक मोटर को चलाया, पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत पर पानी भर गया, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आधा दिन के बाद क्या किए, आधा दिन के बाद हमारे खेत से पानी बहना बंद हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी में पानी बचा रहेगा। कैपिलरी में क्या होगा, पानी बचा रहेगा। लेकिन वो कैपिलरी का पानी धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। कैपिलरी पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यहीं पर हम लोग पौधा को लगाए हुए हैं। तो पौधा क्या करेगा, उस पानी का उपयोग करने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अभी सनलाइट, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, तो सनलाइट के कारण भी पानी क्या होने लगेगा, इवापोरेट होने लगेगा। तो ये पानी धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर ला करके इसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अगर देखेंगे, इसको अगर मैं 15 बोलूंगा, कितना बोलूंगा, 15, तो 15 बार तक हमारे खेतों पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी देखने के लिए मिल रहा है। 15 बार तक हमारे खेत पर पर्याप्त मात्रा में पानी देखने के लिए मिल रहा है। पानी है हमारे पास, इसको मैं अगर 31 बोलता हूँ तो 31 तक तो पानी है, 31 तक पानी है। लेकिन 15 तक हमारे खेत पर, इसको दिन में अगर मैं बोलूंगा तो अगर मैं शून्य दिन में पानी चालू किया था तो 15 दिन तक हमारे 0.33 से लेकर के 15 दिन तक हमारे खेत पर पर्याप्त पानी है। ये समझिए 15 दिन तक हमारे खेतों पर पर्याप्त पानी है। अगर मैं सिंचाई नहीं करता हूं तो आगे धीरे 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 पानी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। 31 दिन तक तो हमारे खेत पर पानी रहता है, 31 दिन पर हमारे खेतों पर पानी, हमको कैपिलरी का पानी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं और आगे की तरफ चले जाता हूं, अगर मैं यहाँ पर सिंचाई नहीं करता हूं, अगर मैं यहाँ पर सिंचाई नहीं किया तो 31 दिन के बाद भी अगर मैं सिंचाई नहीं करता हूं तो आगे की तरफ हमारा पौधा क्या, हमारा सॉइल क्या होने लगेगा, और सूखने लगेगा। इधर पानी बिल्कुल भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं ये वाला पोर्शन जो है यहाँ वाला, इसको अगर मैं क्या बोल दूं, 60 बोल दूं, कितना बोल दूं, 60, तो 60 के पास क्या हम लोगों को कुछ भी पानी दिखाई दे रहा है, एक भी पानी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर मैं अब तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिस समय पर हमारे सॉइल के कैपिलरी में पानी पाया जाता है, कैपिलरी मतलब माइक्रोपोर, क्या है, माइक्रोपोर। हम लोग दो प्रकार के पोर स्पेस देखे थे, माइक्रोपोर और माइक्रोपोर। जिस समय तक हमारे खेत के माइक्रोपोर में पानी पाया जाता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे खेत में माइक्रोपोर पर पानी पाया जा रहा है। 0.33 से लेकर के 31 तक हमारे खेत के माइक्रोपोर पर पानी पाया जा रहा है। तो माइक्रोपोर को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो इसको मैं कैपिलरी वाटर बोल दूं, इसको क्या कह देता हूं मैं, कैपिलरी वाटर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिलरी वाटर। क्या बोल देंगे, कैपिलरी वाटर कह देते हैं। क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर। तो एक पानी हमको देखो, दूसरा नंबर का पानी मिल गया हम लोगों को। ऐसा पानी जो ग्रेविटी फोर्सेस के कारण नीचे चला जाता है, क्या कहलाएगा, ग्रेविटी वाटर कहलाएगा। और ऐसे पानी जो हमारे सॉइल के कैपिलरी में रह जाता है, माइक्रोपोर में रह जाता है, वो क्या कहलाएगा,
कैपिलरी वाटर कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब उसके बाद इधर पर आकर के देखेंगे तो ये वाला सॉइल तो हमारा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? सूखा। तो यहाँ पर सूखा सॉइल मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सॉइल का सूखा हो गया है, यहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में पानी पाया जा रहा है। हम लोग देखे थे किसमें, वेपर फ्लो में देखे थे। यहाँ पर पानी नहीं है, मतलब यहाँ पर पानी वेपर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में होगा। ह्यूमिडिटी के फॉर्म में पानी जो होगा रहेगा। यहाँ जो पतला परत के रूप में, एकदम बहुत पतली परत के रूप में इस सॉइल से क्या रहता है, वो चिपका रहता है। मतलब वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में होगा। तो ह्यूमिडिटी वेपर को मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसलिए इसको पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो यहां से लेकर के यहाँ वाला जो एरिया है हमारे पास, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये ग्रीन कलर में बना देते हैं इसको। यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, ये वाले पानी को मैं क्या बोल देता हूं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसी को कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। क्या कहेंगे? आर्द्रताग्राही जल। क्योंकि यहां पर जो पानी होगा किसके रूप में होगा, आर्द्रता के रूप में होगा। भाई आर्द्रता के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में पानी रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मतलब 3 प्रकार के हमको यहाँ पर पानी देखने के लिए मिल गया। ऐसे पानी जो ग्रेविटी फोर्सेस के कारण हमारा क्रॉप रूट जोन से नीचे चला जाएगा, क्या कहलाएगा, ग्रेविटी वाटर। ये पानी नीचे जाकर के हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम करता है। और ऐसे पानी जो हमारे माइक्रोपोर में रह जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर। और ऐसे पानी जो हमारे सॉइल पर ह्यूमिडिटी के फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। 3 पानी मिल गए हम लोगों को। अगर मैं यहाँ पर प्लांट को उगाना चाहता हूँ, ठीक है, प्लांट को उगाऊंगा, तो यहाँ पर देखेंगे पर्याप्त मात्रा में पानी हम लोगों को माइक्रोपोर में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लांट उगा देता हूँ, तो इस प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जा रहा है। प्लांट के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी है। 0/3 से लेकर के 15 तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। तो इस पानी को मैं उपलब्ध जल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, पर्याप्त पौधे को अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरे को सिंचाई विंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सॉइल में इतना पानी है कि पौधा अपना लाइफ साइकिल को पूरा कर सकता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो कंडीशन है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अवेलेबल वाटर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर मिल जाएगा हम लोगों को। किस फॉर्म में रहेगा ये, अवेलेबल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये 15 पर हम लोग आकर के जैसे ही देखते हैं, ये पौधा अगर 15वें दिन पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर देखना पानी की संख्या कम हो गया है। तो 15 दिन में आकर के, या आप लोग दिन में ही समझिए इसको, बाद में कन्वर्ट करेंगे। ये 15 दिन में आकर के क्या करेगा, पौधा सूखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पौधे के लिए पानी मिलना कम हो जाएगा। तो 15 को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि पौधा परमानेंट विल्ट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट विल्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगर पौधा यहाँ पर आकर के पौधा क्या होने लगता है, सूखने लगता है। अगर 15 वायुमंडलीय दाब या 15वें दिन पर जाकर के हम लोग क्या कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो पौधा फिर से क्या हो जाएगा, हरा भरा। अगर यहाँ पर मैं फिर से पानी डाल दूंगा तो फिर से ये वाला कंडीशन आ जाएगा ना, ये वाला कंडीशन आएगा, मतलब फिर से पौधे के लिए क्या हो जाएगा, अवेलेबल वाटर। अगर यहाँ पर मैं सिंचाई नहीं करूंगा तो पौधा आगे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और आगे की तरफ जाने लगेगा मतलब पानी कम होने लगेगा। तो पौधा यहाँ पर आने के बाद क्या होने लगता है, सूखने लगता है। क्या होने लगेगा, सूखने लगता है। तो प्लांट कैन नॉट डाई, यहाँ पर प्लांट डाई नहीं होगा। दे गो टू परमानेंट विल्टेड कंडीशन। वो क्या होगा, परमानेंट विल्ट होने के लिए वो विल्टेड कंडीशन की तरफ जाने लगेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोले हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोले हैं। अगर यहाँ पर मैं सिंचाई कर दिया तो फिर से हमारा पौधा हरा भरा हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिंचाई नहीं किया, अगर हमारा पौधा पहुंच चुका है, कहां पर जाकर के पहुंच गया, वो पहुंच गया 60 वायुमंडलीय दाब पर, यहां पर पहुंच गया। क्या हो गया, यहां पर अगर हमारा पौधा पहुंच जाता है, ठीक है, और यहां पर अगर पौधा पहुंच जाता है, ये वाले कंडीशन में जाकर के अगर मैं सिंचाई करूंगा, तो क्या पौधा फिर से हरा भरा हो पाएगा, पौधा हरा भरा नहीं पाएगा। भाई वो 15 दिन से सूखना प्रारंभ किया है और 60 दिन तक आप उस खेत पर पानी नहीं डालोगे, तो पौधा तो पूरा अल्टीमेट डाई हो जा रहेगा ना। पौधा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट डाई हो जाएगा। इसलिए ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सॉरी, अल्टीमेट क्या कहेंगे, विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब पौधा यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जा रहेगा, सूख जा रहेगा। अगर मैं वहां पर सिंचाई भी करता हूं जाकर के, तो पौधा बिल्कुल भी हरा भरा नहीं हो पाएगा। आज 2 पॉइंट मिल गए हम लोगों को। कितना पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट ऐसा जहां पर हमको सिंचाई करना चाहिए, और एक पॉइंट ऐसा जहां पर पौधा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। पौधा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा अब
कि यहाँ पर पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी था तो इसको मैं अवेलेबल वाटर बोल दिया, लेकिन यहाँ पर पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। पौधा क्या हो रहा है, सूखने जा रहा है। पौधा क्या हो रहा है, सूखने जा रहा है। पौधा मरा हुआ नहीं था, पौधा मरा हुआ नहीं था, परंतु मरने की कंडीशन पर जा रहा था, लेकिन पौधा जिंदा था। पौधा क्या था, जिंदा था। तो इसको मैं सर्वाइवल वाटर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, सर्वाइवल वाटर बोल सकता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर्वाइवल वाटर। क्या बोल देंगे, सर्वाइवल वाटर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सर्वाइवल वाटर बोल देंगे। तो देखिए अब पानी को थोड़ा सा बांट करके देखते हैं। ऐसे पानी जो ग्रेविटी फोर्सेस के कारण नीचे जाएगा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल वाटर। ऐसे पानी जो माइक्रोपोर पर रहेगा क्या कहलाएगा, कैपिलरी वाटर। ऐसा पानी जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर में होगा क्या कहलाएगा, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। 3 प्रकार के पानी हो गया। तो ये कैपिलरी वाटर में असल में 2 प्रकार से पानी होगा, एक बार ज्यादा उपलब्ध होगा और एक बार कम होगा। ज्यादा होगा तो पौधा उपलब्ध रहेगा, पौधे के लिए पौधा जिंदा रहेगा तो इसको उपलब्ध वाटर बोल देंगे, और कम होने लगेगा पानी मतलब पौधा वहां पर सिर्फ जिंदा रहेगा, सर्वाइवल कर पाएगा। तो कैपिलरी वाटर को 2 भागों में बांट सकते हैं, अवेलेबल वाटर में और सर्वाइवल वाटर में। और चूंकि यहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है, ये वहां पर पानी लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है, तो क्या हाइग्रोस्कोपिक वाटर का पानी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, उस पानी का उपयोग पौधे कर पाएंगे, पौधा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ये भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, और ग्रेविटी वाटर जो प्लांट सरफेस से नीचे चला गया है वो भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ से मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज प्रेजेंट फॉर द प्लांट यूज। इनमें से कौन सा पानी पौधों के लिए उपलब्ध होता है। तो उनमें से कैपिलरी वाटर ही होता है जो पौधों के लिए क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। अगर वो कैपिलरी वाटर में पूछ देता है तो अवेलेबल वाटर क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। आ रहा है बात समझ में, क्या रहेगा, अवेलेबल वाटर ही अवेलेबल रहेगा। तो अभी हम लोग इसको किस में समझे हैं, दिन में समझे। दिन में समझे तो बड़े आसानी से समझ में आ गया, कितने दिन तक पानी भर करके रखेंगे, इतने दिन में हमारा पौधा क्या होते जाएगा, सूखते जाएगा। अब दिन को क्या कर देना, हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देना है। जिस समय हमारे खेत पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होगा उस समय के वायुमंडलीय दाब को मैं बोलता हूँ जीरो। क्या बोलता हूँ, जीरो। जिस समय पर मैं अपने खेतों पर पानी भर देता हूँ, पानी भरना बंद कर देता हूँ, उस समय के प्रेशर को क्या बोलता हूँ, 0.33 बोलता हूँ। यहाँ पर ला करके मैं बंद कर दिया। यहीं तक क्या होता है, पानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा नीचे की तरफ जाता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर अगर पूछा गया कि ग्रेविटेशनल वाटर कहां पर पाया जाएगा, तो ग्रेविटेशनल वाटर हमेशा 0 से लेकर के 0.33 तक पाया जाएगा। यहीं का पानी जो होता है माइक्रोपोर का पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यहीं का पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर वो पूछा कि कैपिलरी वाटर कहां से लेकर के कहां तक पाया जाता है, तो कैपिलरी वाटर 0.3 से लेकर के 31 तक पाया जाता है। 0.3 से लेकर के 31 तक का, और 31 से लेकर के जो आगे की तरफ हम लोग जाएंगे और ये 100, 200, 300, 400 और बढ़ सकता है अगर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे, तो इधर जो पानी पाया जाएगा 31 के बाद वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाएंगे। बार में समझना है, किसमें, बार में। 15 बार में चूंकि पौधा सूखने लगता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी बोल सकता हूं मैं, या तो फिर विल्टिंग पॉइंट भी इसको मैं बोल सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की तरफ वो जा रहा है या तो पौधा यहाँ पर मुरझाना शुरू कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और चूंकि पौधा जो है वो 60 वायुमंडलीय दाब पर जाकर के सूख जाता है, पूरा का पूरा सूख जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक पोजीशन और आता है, एक पोजीशन और आता है, एक पोजीशन और आता है, एक पोजीशन और आएगा, एक पोजीशन और आएगा कि एक पोजीशन कौन सा आएगा कि ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है उस पानी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पानी भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हमारे खेत पर जितना पानी भरा रहता है माइक्रोपोर, और माइक्रोपोर में जितना पानी भरा होता है उस पानी को कहते हैं हम लोग, ये जो पानी भरा हुआ इसको हम लोग कहेंगे फील्ड कैपेसिटी। क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी। अब ये फील्ड कैपेसिटी क्या होता है सर, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होगा, हमारे सॉइल के इतना कैपेसिटी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के विरुद्ध, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के विरुद्ध, अगेंस्ट पानी को क्या करे, उठा करके रख सके। भाई तो यही पानी को बचा करके रखा हुआ है ना, बाकी सारा पानी क्या हो गया है, नीचे की तरफ चला गया है। तो जितना पानी हमारा खेत क्या करेगा, बचा करके रखेगा, अपने माइक्रोपोर में बचा करके रखेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। हमारे खेत के पानी की पकड़ने की ताकत को ही, सहन करने की ताकत को ही हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। आज अगर मैं सिंचाई कर दिया हूं तो 24 घंटे के बाद हमारे खेत पर जितना पानी होगा उसी पानी को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो फील्ड कैपेसिटी है ये दो प्रकार से हो सकता है, मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी और मिनिमम फील्ड कैपेसिटी। तो जहाँ पर हम लोग पानी डालेंगे वहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होगा, तो जीरो को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी। और ये जो 1/3 बोल सकता हूँ इसको मैं, या ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मैं, 1/3 भी तो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 1/3 भी बोल सकता हूँ, 0.3 को 1/3 भी मैं बोल सकता हूँ। तो 1/3 या तो फिर 0.33 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, यहाँ पर कम मात्रा में फील्ड कैपेसिटी होता है, यहाँ पर कम मात्रा में पानी भरा होता है, क्योंकि यहाँ से पानी धीरे धीरे कहाँ पर चला गया है, ग्रेविटेशनल वाटर पर चला गया है। तो ये 0.3 पर कम होगा हमारे खेत पर पानी, फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये होता है हमारे पास क्या, सॉइल वाटर कांस्टेंट। क्या होता है, सॉइल वाटर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तथा फील्ड कैपेसिटी के बीच में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तथा फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तथा फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। अगर ये इमेज आपको समझ में आता है तो तुरंत ऐसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर हमारे पास फील्ड कैपेसिटी, इधर हमारे पास क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, बीच में क्या बचा, कैपिलरी वाटर। क्या बचा, कैपिलरी वाटर। दूसरा नंबर पर पूछ देगा, सर्वाइवल वाटर तथा फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, अवेलेबल वाटर बोल देंगे। ऐसा भी वो सवाल पूछा जा सकता है, ग्रेविटी वाटर तथा हाइग्रोस्कोपिक के बीच में जो पानी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिलरी वाटर। क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन वही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैपिलरी वाटर, कौन सा वाटर, कैपिलरी वाटर। अगला नंबर का सवाल और क्या पूछेगा वो, प्लांट कहाँ पर विल्टेड कंडीशन पर जाना चाहता है। तो प्लांट कहाँ पर विल्टेड कंडीशन पर जाना चाहता है, 15 वायुमंडलीय दाब पर। यहीं पर आकर के पौधा क्या होने लगेगा, सूखने लगेगा। ठीक है, परमानेंट, इसका नाम बस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर पौधा कभी भी परमानेंट सूखेगा नहीं। परमानेंट कहाँ पर सूखेगा वो, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर सूखना वो प्रारंभ करता है और यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा सूख जाता है। तो पौधा कहाँ पर पूरा का पूरा सूख जाता है पूछ देगा, तो कहाँ पर, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर मुख्य रूप से सवाल ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि हमें कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इरिगेशन करना चाहिए। हमको कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इरिगेशन करना चाहिए। चलिए देख करके बताइए कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इरिगेशन करना चाहिए। 15 पर करना चाहिए। कहाँ पर, 15 पर। जिस समय पौधा हमारा मुरझाने लगेगा भैया उसी समय पर हमको सिंचाई करना चाहिए। तो पौधा मुरझाना कब प्रारंभ करता है, 15 वायुमंडलीय दाब पर, 15 बार पर करता है, इसलिए हमको 15 वायुमंडलीय दाब पर ही सिंचाई करना चाहिए। तो ये है एक डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो जितने सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट एक ही डायग्राम में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। फिर हमको बार बार रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर में लिखेंगे द वाटर इन द micropore, the water in the micropore, the water in the micropore moves downward the water in the micropores moves downward from the root zone, moves from the root zone। ऐसे पानी जो माइक्रोपोर में था वो जब हमारे रूट जोन से नीचे चले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी फोर्सेस के कारण हमारा ये पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का पॉइंट हम लोगों को मिल गया। दूसरा नंबर का पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। पौधों के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा भैया, और नीचे चला जाएगा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं रहेगा।
कि पाया कहाँ पर जाएगा, ठीक है, लिखेंगे प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा, इस समय पर प्रेशर रहता है 0 से लेकर के 1/3 बार बोल सकते हैं, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे, चलिए एटीएम लिख देता हूं, ठीक है, 0 से लेकर के 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह पाया जाएगा। वहीं पर देखे थे ना 0 से लेकर के 1/3 के नीचे पर यह क्या हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। तो पहला नंबर पर कुछ नहीं समझना है आपको, पहला नंबर पर आपको यह समझना है कि प्रेशर 0 से लेकर के 1/3 होता है ग्रेविटेशनल वाटर में, और ये पौधों के लिए उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई रूट के नीचे चला जाएगा तो कैसे उपयोग कर पाएगा, पौधा उसको उपयोग ही नहीं कर पाएगा। सेकेंड नंबर पर लिखेंगे, सेकेंड नंबर पर लिखना कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर क्या कहलाता है, ठीक है, द वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, द वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल इन माइक्रोपोर, द वाटर retained by the soil in micropore against gravity forces, against gravity forces, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्सेस। ग्रेविटी फोर्स के अलावा जो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे सॉइल के माइक्रोपोर पर पानी रहेगा। वो जो पानी रहता है वो रहता है सरफेस टेंशन के कारण, सतह पर जो टेंशन पाया जाता है उसको कैपिलरी टेंशन भी बोलते हैं और सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। फोर्सेस, सरफेस टेंशन लिख लीजिए, चलिए सरफेस टेंशन के कारण पानी होगा, ठीक है, वहां पर जो कैपिलरी में जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बल बोलते हैं। तो ऐसे पानी जो हमारे माइक्रोपोर पर रहेगा, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में सरफेस टेंशन के कारण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर कह सकते हैं। ये कहां पर पाया जाएगा, 1/3 से लेकर के 31, 1/3 से लेकर के 31, कैपिलरी तो 1/3 से लेकर के कहां पर था, 31 तक था ना, 31 ATM पर पाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर दूसरा नंबर का पॉइंट क्या मिलेगा हम लोगों को, इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, ये क्या रहेगा, इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, इट इज अवेलेबल फॉर दी प्लांट, पौधों के लिए क्या होगा, ये उपलब्ध रहेगा, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। इट हैव 2 टाइप्स, ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर, इट हैव 2 टाइप, इसके 2 प्रकार देखने के लिए मिला था हम लोगों को। ए नंबर पर क्या देखने के लिए मिला था, क्या देखने के लिए मिला था, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, ये कहां पर था, 0.33 से लेकर के 15 ATM पर, कहां पर था, 0.33 से लेकर के 15 ATM पर। यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल वाटर इज गिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ available water is given by, the concept of available water is given by Wellmere and Hendrickson, Wellmere and
वेलमियर एंड हेड्रिक्सन 1981 में जो अवेलेबल वाटर हम लोग देखे थे वही 0/3 से लेकर 0.33 से लेकर के 15 तक का, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेलमियर ने, हेनरिक्सन ने। थोड़ा सा और कठिन सवाल पूछेगा तो उसके वो साइंटिस्ट के नाम को ही पूछेगा, उसके अलावा कुछ भी वो नहीं पूछेगा, ठीक है। बी नंबर पर हम लोग क्या देखे थे? सर्वाइवल वाटर। क्या देखे थे? सर्वाइवल वाटर। सर्वाइवल वाटर ये देखे थे। तो ये सर्वाइवल वाटर कहां पर देखने के लिए मिला था हम लोगों को? 15 से लेकर के 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यहीं पर देखने के लिए मिला था। 15 से लेकर के 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये तो अवेलेबल नहीं रहेगा। प्लांट क्या करेगा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो दो पानी हम लोग देख लिए, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर, दो देख लिए। तीसरा नंबर का देखेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? When water is held tightly at a thin film, इधर लिख लें क्या? The water is held tightly as a thin film. The water is held a thin film around soil particle, around soil particle by absorption forces, देखिए यहाँ पर फोर्स समझना पड़ेगा आप लोगों को। एब्जॉर्प्शन फोर्सेस और आपको एडिशन और कोहिजन आना चाहिए। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फोर्सेस लगेगा। कल भी मैं बोला था जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे, तो क्या लगेगा यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन फोर्सेस लगेगा, ठीक है। या इसको मैं एडिशन फोर्सेस भी बोल सकता हूँ। एक एडिशन होता है, क्या होता है? कोहिजन होता है। तो एडिशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो पानी है वो तो वेपर के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो वाटर हमारे लिए डिफरेंट काइंड हो गया और सॉइल क्या है? डिफरेंट काइंड है। और यहाँ पर ये जो पानी है बहुत ही पतला फिल्म के रूप में एकदम ये सतह से क्या रहेगा? चिपका रहेगा, जिसको अलग भी करना मुश्किल है क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग पार्टिकल एक साथ मिलते हैं, जुड़े होते हैं, तो कौन सा बल लगता है वहां पर? एडिशन फोर्सेस लगता है। और जब सिमिलर काइंड एक दूसरे के साथ जुड़े थे, जैसे कि वाटर पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक बूंद पानी दूसरे बूंद पानी के साथ जब जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोहिजन फोर्सेस कहेंगे। और जब डिफरेंट काइंड जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? उसको एडिशन फोर्सेस कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन अभी एडीए में पूछा गया था, ठीक है। जब डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो उसमें कौन सा फोर्सेस लगता है? तो डिफरेंट में एडिशन लगेगा, एक साथ होगा तो कोहिजन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोहिजन फोर्सेस के कारण क्या, एडिशन फोर्सेस के कारण हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा। बहुत पतली परत फिल्म के रूप में क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का पॉइंट हम लोगों को क्या मिल जाएगा? दैट आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, या इट इज नॉट अवेलेबल टू दी प्लांट। ये पौधों के लिए उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। इस समय पर अगर हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर कितना रहता है? मोर देन 31। क्या होगा? मोर देन 31। मोर देन 31 ATM, ठीक है। 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा। वो 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, 100 होता है, कितना भी हो सकता है। जब बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पर दूसरा नंबर का पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट देखे थे। इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट नंबर पर, ये कुछ तीसरा नंबर का वाटर मत लिखना, तीसरे नंबर में स्टार पॉइंट ऐसे लगा करके लिख लेना। क्या लिखेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, इसके बारे में ये असल में सवाल पूछे जाते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पाया कहां पर जाता है, 15 ATM पर। कहां पर, 15 ATM पर, 15 ATM पर पाया जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इज अ लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल प्लांट वाटर, इट इज अ लोअर लिमिट ऑफ available plant water, it is a lower limit of available plant water available in या present in micropore, present in micropore। कहां पर था, माइक्रोपोर पर था। पौधों के लिए ज्यादा उपलब्ध था कि कम उपलब्ध था, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध था। भाई 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या था, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध था। अगर पेपर में सवाल में अगर पूछा गया कि हायर लिमिट ऑफ अवेलेबल प्लांट वाटर, चलिए यहां पर देख के बोलते हैं, हायर लिमिट ऑफ अवेलेबल प्लांट वाटर, तो देख करके बताइए हायर लिमिट ऑफ प्लांट अवेलेबल प्लांट वाटर कहां पर होगा, सबसे ज्यादा पौधों के लिए पानी उपलब्ध कहां पर होगा, कहां पर, अरे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेगा, रेंज में नहीं, एक स्पेसिफिक पूछेगा। तो सबसे ज्यादा हमको कहां पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहीं पर होगा हमारे लिए अवेलेबल प्लांट वाटर, और सबसे कम कहां पर होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि यही तो अवेलेबल है। 0.033 से लेकर के 15 का अगर हम लोग अवेलेबल बोले हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा। यहाँ पर तो सिर्फ सर्वाइवल करते हैं ना, अवेलेबल तो पौधों के लिए है ही नहीं। ये जो फील्ड कैपेसिटी में जो वाटर रहता है, इसको हम लोग अवेलेबल वाटर नहीं बोलते हैं, ये रहता है अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल से भी ऊपर का पानी, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपोर में भी पानी है और माइक्रोपोर में भी पानी है, और हमको पता है कि जब हमारे सॉइल के माइक्रोपोर और माइक्रोपोर में पानी भर जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन। और वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगा मतलब पौधा वहां पर पानी के एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट प्रेशर नहीं बना पाएगा। बिना एयर के का प्रेशर बन पाएगा क्या, प्रेशर नहीं बन पाएगा, बिना प्रेशर के फिर पानी एब्जॉर्ब वहां पर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर बोलते हैं। इसको हम लोग हायर लिमिट ऑफ प्लांट वाटर अवेलेबल बोलेंगे और इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। तो पहला नंबर का पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वहां पर क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल प्लांट वाटर। कहां पर प्रेजेंट था, माइक्रोपोर में था। कहां पर था, माइक्रोपोर पर था। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, तो लिखेंगे द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द concept is given by Bridge and Sands 1912 में दिए कि पौधे को पानी मिलता है, परमानेंट विल्टिंग होने लगता है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो क्या पौधा यहां पर परमानेंट विल्ट हो रहा था, पौधा यहां पर परमानेंट विल्ट नहीं हो रहा था। तो यहां पर एक और पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हम लोगों को, इन दैट कंडीशन प्लांट नॉट डेड। ठीक है, पौधा मर नहीं रहा था, पौधा बिल्कुल भी मर नहीं रहा था। यहां पर क्या लिखेंगे, इन that condition plant not dead but they go to wilted condition, कंडीशन, वो मुरझाने लगेगा। क्या होने लगेगा, मुरझाने लगेगा, वो परमानेंट विल्टिंग की तरफ जाने लगेगा।
विल्टेड कंडीशन परमानेंटली भी मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, विल्टेड कंडीशन परमानेंटली। यहाँ पर पौधा मरता नहीं है कभी भी, पौधा क्या होने लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मुरझाने लगेगा। पौधा मरेगा कब, 60 वायुमंडलीय दाब पर जाकर के, ठीक है, 60 पर अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पर जाकर के पौधा मर जाएगा। तो दूसरा नंबर पर स्टार पॉइंट लगा करके यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। और ये अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, 16 atm। कहाँ पर पाया जाएगा, 16 atm पर, 16 वायुमंडलीय दाब पर। हम लोग इसको बार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द मॉइस्चर कंटेंट at which wilting is complete, wilting is complete, wilting क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा, wilting is complete and plant die, and plant die हो जाएगा, पौधा मर जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पौधा क्या होगा, मर जाएगा। भाई पौधा पूरा सूख जाएगा, पौधा मरेगा कि नहीं मरेगा, पौधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूख जाएगा। 60 बार, तो या तो पहले से ही हम लोग लिख चुके हैं 60 बार पर ये देखा हम लोगों को जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा कंडीशन हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग कुछ देखेंगे और तो कुछ और देखते हैं, पानी को नापने की प्रक्रिया में अगर हम लोग कांस्टेंट के बारे में देखेंगे तो एक चीज होता है हमारे, ये यहाँ तक तो समझ में आया ना, देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं आया होगा तो, ठीक है। कुछ नहीं देखे हैं यहाँ पर हम लोग, क्या बोले हैं कि कुछ सॉइल में हम लोग वाटर की प्रक्रिया को देखे हैं कि सबसे पहले पानी आएगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, और नीचे जाएगा पर्कोलेशन होगा, और नीचे जाएगा न्यूट्रिएंट भी नीचे चले जाएंगे, लीचिंग होगा, नीचे आकर के जब वो बाजू की तरफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, सीपेज होगा, और वो पानी जो रूट, यहीं तक तो मैं रूट जोन बोला था, रूट जोन से पानी सब नीचे है कि नहीं है, तो सारा का सारा पानी क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। उसके बाद जो कैपिलरी पर पानी भरा रहेगा कैपिलरी वाटर कहलाएगा, जहां पर पानी वेपर के फॉर्म में होगा हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। कैपिलरी वाटर इज द टू टाइप, अवेलेबल वाटर एंड सर्वाइवल वाटर। Available water is available for the plant and survival water also survive, that condition is the plant can survive। यहाँ पर पौधा सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा, पौधा अपना लाइफ साइकिल को बड़े अच्छे के साथ लग्जरियस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या बोले थे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर पौधा सूखना शुरू करता है और यहाँ पर पौधा पूरा सूख जाता है। यहाँ पर 0/3 से लेकर के ये जो कंडीशन पर पानी भरा हुआ है इसको हम लोग फील्ड कैपेसिटी बोले हुए थे, जहां पर हमारे खेत पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी भरा रहता है। हमारे फील्ड की उतना कैपेसिटी है कि कितना पानी को कंजर्व करके रख सकता है। बस इतना ही तो देखे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग एक इमेज में समझ, उसी के बारे में कुछ बातें हम लोग लिखे हैं। अगर हम लोग इरिगेशन में देखेंगे तो इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं और पानी को अलग अलग तकनीकों से देखते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।